गर्ल्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक्स। देखिए कमर्शियल बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे आप बोल सकते हो एनपीए। ठीक है, देखो ये होता क्या है, मीनिंग पढ़ रहे हैं हम एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको आप क्या बोल सकते हैं एनपीए। इसका जो वैसे देखिए जो भी कमर्शियल बैंक है वो काम कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। प्रॉफिट जनरेट होंगे तो नेशन की ग्रोथ होगी। तो बैंक हमेशा चाहते हैं कि उसके पास लिक्विडिटी बनी रहे, प्रॉफिटेबिलिटी हो उसकी एसेट्स में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, वो एसेट्स का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि उसके पास बैलेंस हो, लिक्विडिटी भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। मतलब कि जो एसेट्स है वो इनकम भी जनरेट करती रहे, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी होती रहे, और बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कैश इन हैंड एडिक्वेटली हो। बट देयर मैनी बैंकिंग सिस्टम विच डू नॉट जनरेट एनी इनकम फॉर द बैंक। परंतु कई ऐसी एसेट्स होती है बैंक में जो कि बैंक के लिए इनकम को जनरेट नहीं करती है। तो वो एसेट्स जो बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं करती है उसको आप बोलते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब कि वो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है कुछ भी, वो बैंक को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, वो बैंक को कोई प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, बैंक लोन देता है, अब बैंक लोन देगा तो इंटरेस्ट लेगा, अभी उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उसे प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलेगी, तो उस एसेट्स का क्या फ़ायदा हुआ। तो वो एसेट्स बैंक के लिए क्या बन जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे कि टर्म लोन देता है, टर्म लोन क्या होते हैं कि एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स पीरियड्स के लिए लोन दे दिया, 1 ईयर 2 ईयर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ दी है, कैश क्रेडिट अकाउंट्स दिया है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है ना, जब अनपेड रहता है, ओवर ड्यू रहता है, तो उसको आप बोल सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी बैंक, जैसे कि बैंक क्या करता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कॉर्पोरेट यूनिट्स की अगर उन्होंने क्या किया, परचेज़ किया, और वो उनसे कुछ भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं रेगुलरली, इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस एसेट्स को भी वो क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो एक ऐसी एसेट्स जो कि इनकम जनरेट नहीं करती है बैंक के लिए, बैंक को कुछ भी रिटर्न नहीं देती है, उसे आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो पैसा जो होता है ना, वो एडवांस जो बैंक ने लोन दिया है वो इरिकवरेबल हो जाता है। इरिकवरेबल मतलब कि पैसा वापस नहीं मिलेगा बैंक को, जिसको आप एनपीए बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने बोला हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग एनपीए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2011। 1 जुलाई 2011 से ये तो 4 कैटेगरी हम पढ़ेंगे, इसको बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनपीए कंसीडर करता है। फर्स्ट है इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी इंस्टॉलमेंट जो कि अमाउंट हमने दी हुई है। अब जैसे बैंक कभी भी इंटरेस्ट वो देता है, लोन देता है, तो इंस्टॉलमेंट्स में उसका पैसा जाता है बैंक के पास। जो भी बोरोवर होता है वो इंस्टॉलमेंट में उसको रिटर्न करेगा। इंस्टॉलमेंट में ही नहीं आ रही है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है बैंक के पास, कब से नहीं आ रहा है, जब ड्यू डेट बनती थी ना उसके 90 डेज से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं और बैंक को ना तो इंस्टॉलमेंट मिल रही है, बैंक को ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो एसेट्स आपकी क्या हो जाएगी, एनपीए। द अकाउंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। मतलब कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया लेना है ना, 3 महीने से ज़्यादा का लेना है। अगर 3 महीने से ज़्यादा कोई भी एसेट्स, जब से उसकी ड्यू बनती है 3 महीने से ज़्यादा कोई भी एसेट्स बैंक को कुछ भी दे नहीं पाती है, इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या कोई भी ओवर ड्यू रहता है, तो वो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाएगी। बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल परचेज किया था, डिस्काउंट करवाया था, तो अब बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, हम बैंक से तो पैसे ले लेते हैं, परंतु 90 दिन तक हम उसकी पेमेंट ही नहीं करते हैं बैंक को, तो वो भी क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ठीक है, कोई भी अमाउंट जो कि बैंक को मिलनी थी ड्यू डेट से वही 90 डेज तक नहीं आती है, तो वो फिर भी वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। 4 कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें एसेट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड एसेट्स। देखिए वो एसेट्स होती है जो डू नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, डू नॉट कैरी मोर देन द नॉर्मल रिस्क। मतलब ये एसेट्स जो होती है ठीक होती है, ये परफॉर्मिंग होती है। ठीक है, ये नॉन परफॉर्मिंग नहीं होती। स्टैंडर्ड मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है, आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, पेमेंट हो रही है टाइम पे, विच आर नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए, उसको उनको क्या बोलते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसको परफॉर्मिंग एसेट्स इन द सेंस आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट्स। वो एसेट्स एनपीए में सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाएगी जो कि फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। ठीक है,
विच हैव बीन क्लासिफाइड एज NPA फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, मतलब कि 12 मंथ्स तक वो कोई रिटर्न नहीं देती है, तो वो क्या होगा आपका सबस्टैंडर्ड एसेट्स। दीज हैव द वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सम पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इफ द डिफिशिएंसीज आर नॉट करेक्टेड। मतलब इसमें क्या होगा कि 12 महीने तक की ऐसी एसेट्स है, कुछ रिकवर नहीं हो रहा है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, दीज आर द एसेट्स विच हैव रिमेन्ड NPA फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 12 मंथ एंड देयर रिकवरी इज वेरी हाईली डाउटफुल। ठीक है, ये कहते हैं कि वो डाउटफुल एसेट्स वो होती है जिसमें 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और वो कुछ भी नहीं दे रही है कमाकर, तो वो आपकी हाईली डाउटफुल आएगी। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं मिलना, तो वो डाउटफुल एसेट्स आ जाएगी। उसके बाद है लॉस एसेट्स, दीज आर द एसेट्स वेयर द लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ फुल्ली और पार्टली। मतलब कि बैंक ने उसको ये कंसीडर कर लिया कि लॉस होगा ही होगा, परंतु क्या होता है जो अमाउंट है उसको राइट ऑफ नहीं किया है अभी, पार्शली या फुल्ली। तो इसमें क्या आएगा आपका बोरोवर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि अब पता चल रहा है बैंक को कि कुछ नहीं मिलेगा वापस। बोरोवर्स आर नॉट ट्रेसेबल, बोरोवर्स का पता नहीं लग पा रहा है, यानी वो कहीं भाग गया है। फिक्टिशियस एंड बेनामी लोन्स, कृत्रिम लोन्स दिए हुए हैं कि एक्चुअली में वो पर्सन था ही नहीं जिस नेम से लोन लिया है। लोन्स ड्यू फ्रॉम लिक्विडेटेड सोसाइटीज़, जिससे लेना था लोन्स वो नहीं है लिक्विडेटेड। लोन लाइबिलिटी इज डिस्प्यूटेड, अगर लोन लाइबिलिटी है तो डिस्प्यूट चला हुआ है, तो वो लॉस एसेट्स होंगे। तो 4 कैटेगरी बनाती। फर्स्ट है स्टैंडर्ड एसेट्स, जिसको आप बोलते हैं कि वो बिल्कुल सही है, उससे कुछ भी हमें नुकसान नहीं होगा, उसको आप परफॉर्मिंग एसेट्स बोल सकते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब जिसका 12 महीने तक वेट किया जाता है। डाउटफुल एसेट्स मतलब जो NPA है फॉर एक्सीडिंग 12 मंथ्स। एंड लॉस एसेट्स जिसको कि लॉस के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया गया है बैंक के द्वारा। ठीक है गर्ल्स, तो ये ट्रेंड एंड NPA ऑफ डिफरेंट बैंक्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या क्या कारण है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अक्कर होते हैं। फर्स्टली है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए जो बोरोवर होता है ना, बैंक को बताएगा कि मेरा ये पर्पज़ है, मैं इसी उद्देश्य से लोन ले रहा हूँ, और वो उस उद्देश्य से लोन नहीं देता। ठीक है, वो उस उद्देश्य को किसी दूसरे उद्देश्य में यूज़ करता है, मतलब कि जिस पर्पज़ से लोन लिया हुआ है ना, उस पर्पज़ के लिए लोन का अमाउंट यूज़ ना करके वो दूसरे पर्पज़ के लिए लोन के अमाउंट यूज़ करता है। जैसे कि एक फार्मर है, वो लोन लेता है ट्यूबवेल लगवाने के लिए, बट हैज़ यूटिलाइज द अमाउंट इन द मैरिज ऑफ द सन। अब आप ये देखो, ट्यूबवेल लगवाना था, ट्यूबवेल लगवा के वो कुछ अर्न करता, अब वो कुछ अर्न ही नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। जब पैसे ही खर्च कर रहा है तो उसके पास तो पैसे होंगे नहीं जो कि वो बैंक को दे देगा, तो नेचुरली चीज़ है वो, जब वो बैंक को पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा तो वो एसेट्स क्या बनेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सेकंड है नो प्रॉपर फॉलो अप एक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए नो प्रॉपर फॉलो अप एक्शन, इसमें क्या होता है, जब भी बैंक अथॉरिटीज़ लोन दे देती है तो उसके बाद वो जो भी एडवांसेस दिया है उसको फॉलो अप नहीं करती। फॉलो अप मतलब कि चेक नहीं करती कि जिस पर्सन ने जिस ऑब्जेक्ट के लिए पर्पज़ के लिए लोन लिया क्या वो उसको उसी रूप में यूज़ कर रहा है या नहीं। बैंक अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है लोन, तो सर्टिफिकेट लेती है बोरोवर से कि जिस भी पर्पज़ के लिए वो लोन ले रहा है उसी पर्पज़ के लिए वो यूज़ करेगा। उसके बाद वो वेरीफाई नहीं करती है, तो वेरीफाई नहीं करेगी तो अमाउंट क्या हो जाएगी, NPA। इंटेंशनल डिफॉल्टर, कई लोग क्या होते हैं, प्रोफेशनल बोरोवर्स होते हैं, जानबूझकर है ना बैंक ऑफिशियल्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं जिससे कि वो उन्हें लोन दे ले, ऐसे भी करके वो लोन लेते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी फोर्स दे देते हैं, लोन एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं फिक्टिशियस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं, जो कि जानबूझकर ऐसा सोचते हैं कि हम बैंक से लोन ले लेंगे और उसकी रिकवरी नहीं करेंगे। तो नेचुरल चीज़ है, जब जानबूझकर आप लोन लेते हैं और रिकवरी नहीं करते तो वो NPA बनना ही है उसको। नेचुरल कॉजेज एंड क्लैमिटीज़, नेचुरल कॉजेज एंड क्लैमिटीज़ क्या होती है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि फार्मर ने मनी बोरो की फर्टिलाइज़र या सीड्स परचेज करने के लिए, परंतु क्या हुआ कि अच्छी बारिश नहीं आई, सूखा हो गया, तो उनकी कोई फसल नहीं हुई। तो जब फसल नहीं होगी तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो बैंक को कैसे पे करेंगे, तो वो अमाउंट जो है बैंक ने दी है वो अमाउंट कौन सी बन जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब समझ आया ना गर्ल्स आपको, कि उस एसेट्स से बैंक को कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर मतलब कि जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं कि लोन दे दो इन पर्सन को। इवन सच पार्टीज हुज रिपेइंग कैपेसिटी इज़ नॉट गुड, जिनकी रिपेइंग कैपेसिटी, कभी भी बैंक लोन ऐसे ही नहीं दे देता, पहले वो रिपेइंग कैपेसिटी देखता है कि पर्सन लोन लेने वाला पर्सन उसको वापस दे सकते हैं या नहीं। तो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वो ऐसे पर्सन को भी लोन दे देता है
जिसकी की रिपेइंग कैपेसिटी गुड नहीं है, ठीक है। मोर ओवर बैंक हैव टू ग्रांट लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, प्रायोरिटी सेक्टर को भी दे देते हैं। तो ये जो होती है इन और कम सिक्योरिटी रखवा कर लोन दे देते हैं, इससे कि लोन जो होते हैं इरिकवरेबल होते हैं, कि लोन वापस नहीं मिल सकता है। प्रेशर ऑफ सीनियर ऑन द ऑपरेटिंग मैनेजर, देखिए जो सीनियर्स है, ठीक है, उनका ऑपरेटिंग मैनेजर्स के ऊपर प्रेशर होता है। मतलब कि एक तो हो गया पॉलिटिकल प्रेशर और एक हो गया कि बैंक के अंदर ही सीनियर्स ऑपरेटिंग मैनेजर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो डेट की अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है, एनपीए बढ़ेगा जब प्रेशर होगा। प्रेशर क्यों डाला जाता है? क्योंकि हमें पता है कि ये पर्सन सही नहीं है, ये लोन वापस नहीं दे सकता, फिर भी हम उसे लोन दे देते हैं। तो नेचुरली चीज़ है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, एनपीए होगा ही होगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, बिल्कुल सही बात है। बैंक कभी भी लोन देता है ना तो सिक्योरिटी रखवा कर देता है। अब सिक्योरिटी की अमाउंट उतनी नहीं होती जितना कि उसने लोन दिया होता है, थोड़ी बहुत अमाउंट की सिक्योरिटी रख देता है जिससे कि लोन रिकवर नहीं हो पाएगा। तो जब लोन रिकवर नहीं होगा तो एनपीए तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कंपटीशन इन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये कहते हैं कि एक बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है, वो मनी बोरो करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, बट समटाइम एनी अदर प्रोड्यूसर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट, दूसरा प्रोड्यूसर सेम प्रोडक्ट स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना। तो ये क्या होगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, दैट प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा मार्केट में, तो फेल हो जाएगा तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। अब बिकेगा नहीं तो इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे कि क्या होगा, लोन की अमाउंट एनपीए बन जाएगी। तो ये रीजंस है जिससे कि क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ मेजर फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। अब ये एनपीए के सोल्यूशन को कैसे हम मतलब कि कैसा सोल्यूशन करें, इसको रोके कैसे एनपीए को कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना हो, तो उनके कुछ उपाय है, कुछ सुधार है। फर्स्ट है देखिए प्रिवेंटिव मेजर, रिमीडियल मेजर, ठीक है, ड्रास्टिक मेजर। प्रिवेंटिव मेजर की किस तरीके से आप उसे रोक सकते हैं, पहले तो आप प्रिवेंशन लोगे। प्रिवेंटिव मेजर फर्स्ट है देखो प्रॉपर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होगा। प्रॉपर वेरिफिकेशन मतलब कि जब भी बैंक लोन देगा कस्टमर को, वो वेरीफाई करेगा कि कस्टमर पैसा वापस दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। अगर ना दे तो पैसा हम क्या करेंगे, उससे लोन की अमाउंट ना दे। अगर नहीं दे सकता तो ना दो, नहीं देंगे तो एनपीए तो होगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट है लेस पॉलिटिकल प्रेशर। लेस पॉलिटिकल प्रेशर मतलब कि पॉलिटिकल प्रेशर में मत आए आप, ठीक है, कि लोन के अमाउंट पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए, तो भी नेचुरल चीज़ आप एनपीए को रोक सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल। देखिए प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल मतलब कि आप उसकी क्रेडिट अप्रेजल, जो पार्टी है जो लोन देती है उसकी क्रेडिट अप्रेजल को आइडेंटिफाई करो कि लोन दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। इसके लिए आप क्या क्या देखेंगे कि वो कहाँ पर पैसा लगा रहा है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ बोरोवर, ठीक है, कि हाँ ये पर्सन जो है लोन ले रहा है, इस पर्सन ने पहले भी लोन लिया था और ये अमाउंट वापस दे देता है, ऐसा चेक कर सकते हैं आप। किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पैसा लगाने जा रहा है, पैसा वापस मिल जाएगा ये नहीं, या ये सब चीज़ें बैंक चेक कर सकता है। पोस्ट सैंक्शंस मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप कर सकता है बैंक। हैविंग कॉन्टीन्यूस कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग विद द बोरोवर्स, बोरोवर्स के साथ कॉन्टीन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहे कि हाँ आपको हमारा पैसा देना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद कॉलिंग रेगुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, उनसे मंगवाते रहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि इतना पैसा दे चुके हैं, इतना पैसा रहता है, अवेलेबल वर्किंग कैपिटल। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट आ रहा है उनका, इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होगी जिससे कि हम एनपीए को क्या कर सके, रोक सके। सेकेंड है रिमीडियल मेजर। रिमीडियल मेजर क्या होते हैं, देखिए कुछ एक्स्ट्रा, ये तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। फर्स्ट है देखो फिक्सेशन ऑफ सुटेबल रिपेमेंट शेड्यूल, जैसे कि थोड़ा सा स्टिक हो जाते हैं ना हम, तो उसमें आप रिमीडियल मेजर ले सकते हैं। सुटेबल रिपेमेंट शेड्यूल आप फिक्स करोगे कि इतने टाइम में तो आपको हमें ये अमाउंट इतनी देनी ही देनी है, इस इंस्टॉलमेंट में आपको इतना पैसा हमें देनी है, फिक्स कर दो, ठीक है। और बोरोइंग जो उसकी कैपेसिटी है बोरोवर्स की, वो ध्यान में रखो कि आप वापस पैसा दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका रिकवरी, ठीक है, रिकवरी करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी लोन दिया है बैंक ने, जो भी लोन दिया है बैंक उनको रिकवरी करने की कोशिश करे। गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है कि लोन ले लो आप बैंक से, लोन ले सकते हैं फार्मर्स वगैरह। तो अगर उनका लोन देना बनता भी है, अगर बैंक लोन देते हैं तो उनकी वो क्या करे, रिकवरी प्रोसीजर को चेक कर ले, ठीक है। ये ध्यान में रखे कि कितना अमाउंट उनसे रिकवर हो चुका है, कितना अमाउंट लेना है, ठीक है। विलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट एक्शन
ले ले टाइम टू टाइम पे ही ले ले सब काम, ठीक है। एरिया वाइज लिस्ट बना ले डिफ़ॉल्टर्स की, उनके साथ कांस्टेंट मतलब कि कॉन्टेक्शन में रहे और फॉलो अप करते रहे उनके पर्पस का। तो ये इन चीज़ों की से भी हम एनपीए को सुधार सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ विद द बोरोवर्स, कॉम्प्रोमाइज़ विद द बोरोवर्स का मतलब क्या हो गया, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स, ठीक है। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स मतलब कि बोरोवर्स कहेगा कि ठीक है जी हम इतनी अमाउंट आपको पे कर देंगे, वो एग्री हो जाता है एक सर्टेन अमाउंट देने के लिए, ठीक है। कि बैंक के बीच और बोरोवर के बीच में एक नेगोशिएशंस डील हो जाती है कि हम आपको ना इतने साल तक इतनी अमाउंट हर महीने दे देंगे और इतना इंटरेस्ट देंगे, तो एक नेगोशिएशन हो जाती है। तो अच्छी सी बात रहती है कि बैंक को भी पता चल पा रहा है और बोरोवर्स को भी पता है कि हाँ मुझे इस टाइम पैसा देना है जो है। फिर उसके कहते हैं कि बैंक ट्राई टू रिकवर देयर ड्यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब कि बैंक को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना ड्यूज ले ले मिनिमम एक्सपेंसेस पे, जो डिसीजन है वो ले ले, ऑडिटर्स को बता दे, ऑडिटर्स को भी इंश्योर दैट दीज हैव बीन डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, की टाइम पे दे रहे हैं वो पैसे, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है टाइमली एक्शन होना चाहिए। उसके बाद हो जाता है आपका सेटलमेंट ऑफ केसेस विद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस। देखिए क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन है जो कि गारंटी देती है बैंक्स को फॉर द लोन गिवन बाय देम। वैसे तो जो फार्मर्स है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से पैसा ले सकती है, परंतु अगर वो पैसा ना दे तो वो बैंक को रेफ़र कर सकते हैं कि बैंक से आप पैसा ले लीजिए। फिर वो क्या करती है, बैंक को एक गारंटी प्रोवाइड करती है कि वो पर्सन पैसा नहीं देगा तो हम देंगे, ठीक है। तो बैंक को किसकी गारंटी लेनी चाहिए, DICGC की, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। इफ़ DICGC कवर इज़ अवेलेबल, ठीक है, बैंक मस्ट कंप्लीट ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ फॉर द DIC क्लेम। अब जैसे वो कहते हैं कि हम पैसा दे देंगे तो बैंक को सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके रखना चाहिए। मेक प्रॉपर फॉलो अप विद द DICGC इन ऑर्डर टू गेट द क्लेम सेटल। मतलब कि अब पैसा नहीं मिल रहा तो नेचुरली चीज़ है बैंक आ जाएगा DICGC के पास, क्योंकि उसी ने उसको क्या दी थी, गारंटी। तो ये चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप एनपीए को रिड्यूस कर सकते हैं। सी पॉइंट आ जाता है ड्रास्टिक मेजर। देखिए ड्रास्टिक मेजर क्या होता है कि लास्टली पैसा नहीं मिल रहा है एनपीए से, उसके बाद आप ऐसा एक्शन उठाते हैं ड्रास्टिकली। फर्स्ट है, इसके बाद केस फाइल हो जाएगा, ठीक है। केस फाइल इन द लोक अदालत, सिविल कोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हम केस फाइल कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी, एक डिक्री ऑब्टेन करनी पड़ेगी, सारे जितने भी डेटर्स है उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, एडवोकेट को कहना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट, प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए, उनकी जितनी भी एसेट्स है उनके लिए डिक्री लेनी होगी। डिक्री इन द सेंस कि आप उनकी एसेट्स को, बोरोवर्स की एसेट्स को जो उन्होंने सिक्योरिटी के रूप में रखी है, मूवेबल हो इमूवेबल हो, उसको क्या करें आप सेल करें, ठीक है। सैलरी अटैचमेंट, अगर कोई बोरोवर है उनकी सैलरी को आप फॉरफिट कर सकते हैं, तो इस तरीके से। और ये कहते हैं कि ये होते हैं सरफेसिया एक्ट 2002, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक्ट है जिसमें कि सारी एनपीए से रिलेटेड, बोरोविंग कैपेसिटी से रिलेटेड रूल्स दिए हुए हैं 2002 में। इनको बैंक फॉलो कर सकता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये मेजर अडॉप्ट करके आप एनपीए की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सजेशंस टू रिड्यूस एनपीए, क्या क्या सजेशन है जिससे आप एनपीए को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, प्रॉब्लम ऑफ एनपीए शुड बी स्टडीड ब्रांच वाइज, अमाउंट वाइज, एज वाइज, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स है कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कितनी जो है पर्सनेज के लोन नहीं दे पा रहे हैं, कितनी अमाउंट लोन की एनपीए बनी हुई है, तो ये सब चीज़ें हमें स्टडी करना चाहिए। लोन रिकवरी पॉलिसी प्रिपेयर करनी चाहिए कि कैसे लोन को हम रिकवर कर सकते हैं। स्पेशल रिकवरी सेल शुड बी created at the head office. Critical branches should be identified for recovery. Critical branches की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें। टारगेट ऑफ रिकवरी शुड बी फिक्स, टाइम बाउंड एक्शन प्लान शुड बी ड्रॉन, प्रॉपर टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड, ठीक है, कि किस तरीके से हम पैसा निकलवा सकते हैं। करेक्टिव स्टेप शुड बी टेकन, जहाँ पर लगता है कि भाई अब स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो आपको स्टेप्स ले सकते हैं आप। कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, को बैंकर्स शुड बी शॉर्ट। तो ये सब सजेशंस है जिसके थ्रू आप एनपीए को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है 12th नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो इसमें आपके मेनली जो रहेगा यही रह सकता है कि क्या क्या कारण है या मेजर्स क्या क्या है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।